व्यवस्था और शिक्षक की क्या है स्थिति, अतीत से वर्तमान तक तमाम चीजों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आज बिहार की सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है, निजी विद्यालयों की स्थिति क्या है, लालू राज में क्या स्थिति रही, नीतीश राज में क्या स्थिति रही, तमाम चीजों पर चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा और उस परिदृश्य को दिखाना चाहूंगा कि आज वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, बिहार के शिक्षकों की स्थिति क्या है। तो आइए मैं संवाद चौपाल संवाद लाइव के मुख्य एडिटर संजीव समीर के साथ हम इस पर बिहार के शिक्षा और शिक्षक पर चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। सुनिए चौपाल संवाद लाइव के मुख्य संपादक मुख्य एडिटर संजीव समीर जी इस पर क्या विश्लेषण करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार या भारत की शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन क्यों गिरता जा रहा है। लोग सरकारी विद्यालय से मुंह मोड़कर निजी विद्यालय की तरफ क्यों जाने लगे हैं। आइए इसका एक एक कर जांच पड़ताल करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव समीर चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, साथ ही इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सन 1990 के दशक में जब विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का परीक्षा फेल कर जाते थे, तब लोग संस्कृत बोर्ड से मध्यमा उपशास्त्री शास्त्री का परीक्षा देकर बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर लेते थे और टीचर ट्रेनिंग या बीएड कॉलेज में नामांकन करा लेते थे। इतना अंक बिहार बोर्ड से मिल नहीं पाता था, इसलिए उन लोगों के आगे बिहार बोर्ड के पास बचे मेधांक से छट जाते थे। किसी किसी का ही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में नामांकन हो पाता था। यहाँ तक कि बिहार बोर्ड से फेल विद्यार्थी यूपी बोर्ड से भी परीक्षा देकर पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा अंक लाते थे। इसी तरह सीबीएसई बोर्ड से भी ली जाने वाली परीक्षा की पद्धति और अंकन पद्धति की ऐसी थी कि इस बोर्ड से पास करने वाले बच्चों का अंक बिहार बोर्ड से पास बच्चों के अंक से बहुत ज़्यादा होता है। इस खेल को तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव अच्छी तरह जान गए थे, इसलिए वे शिक्षक की भर्ती को ही रोक दिए थे। पहले शिक्षक की जो भर्ती होती थी एक पैनल के आधार पर होती थी। शिक्षक अच्छे लोग बने, इसलिए मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में 1994 में शिक्षक भर्ती का प्रतियोगिता परीक्षा ली गई। इसी प्रकार उन्हीं के कार्यकाल में और 2 बार बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा लेकर शिक्षक बहाल किए गए। बिहार में शिक्षक की कमी बहुत हो गई थी, जिसकी भरपाई के लिए वर्ष 2003 और 2005 में 11 माह के अनुबंध पर 1500 रुपये के मानदेय पर शिक्षा मित्र की बहाली की गई। बिहार भी विद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी थी। वर्ष 2005 में विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी की सरकार चली गई। अगला मुख्यमंत्री जदयू पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार बने। वर्ष 2006 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बिशन पटेल द्वारा भारी संख्या में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली की गई। इस बहाली में जो मानदंड थे सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ के तर्ज पर पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, नगर परिषद शिक्षक की कोटि बनाकर इसकी भर्ती ली गई और एक नियमावली बना दी गई, जिसके द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन समिति, प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति, नगर परिषद शिक्षक नियोजन समिति बनाकर इस नियोजन समिति के द्वारा नियोजित शिक्षकों की बहाली किए गए, जिसमें इन बहाल शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक के लिए कर दी गई तथा बहाली की आयु सीमा 18 से 37 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें आरक्षण वाले अभ्यर्थी को 5 वर्ष तक की छूट दी गई। महिला अभ्यर्थी को प्रत्येक कोटि में वर्ग 5 तक के लिए 50% सीट आरक्षित था। इसके साथ ही वर्ष 2003 और 2005 में बहाल शिक्षा मित्रों को भी जुलाई 2006 से पंचायत शिक्षक की दर्जा दे दी गई। इन सभी कोटि के शिक्षकों को एक नियत वेतन ट्रेंड शिक्षक के लिए 5,000 रुपया और अनट्रेंड शिक्षक के लिए 4,000 रुपये कर दी गई। प्रत्येक 3 वर्ष पर इन शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेकर नियत वेतन में वृद्धि ट्रेंड शिक्षक के रूप में 500 रुपया और अनट्रेंड शिक्षक के लिए 300 रुपया वृद्धि का नियमावली में व्यवस्था की गई थी। बाद में सुधार कर दक्षता पास होने पर ट्रेंड तथा अनट्रेंड के लिए प्रति वर्ष 167 रुपये और 100 रुपये कर दिया गया था। बाद में प्रत्येक 3 वर्ष पर दक्षता पास शिक्षकों के लिए पुनः दक्षता परीक्षा देने की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई। इसके बाद इस नियमावली को सुधार कर आरटीई 2009 के तहत वर्ष 2011 से टीईटी का परीक्षा लेकर उसी मानदेय में शिक्षकों को भर्ती होने लगी और समय समय पर वेतन वृद्धि के लिए इन सभी नियोजित शिक्षकों के द्वारा आंदोलन करने पर इनका वेतन बढ़ते बढ़ते अब लगभग 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये मासिक हो गई है, जहां उसी जगह नियमित शिक्षकों का वेतन 75,000 रुपये से लेकर के 85,000 रुपये मासिक है।
इन नियोजित शिक्षकों की वेतन एक चपरासी से भी कम होने के कारण ये नियोजित शिक्षक अपने को हीनता महसूस करते हैं और समाज के साथ पदाधिकारी भी इन्हें नीचा दृष्टि से देखते हैं, जिनका बैड इफेक्ट शिक्षण कार्यों पर पड़ता है। अब तक इन नियोजित शिक्षकों की संख्या बढ़कर लगभग 4 लाख हो गई है। अब चलते हैं इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर। नियम था इंटरमीडिएट के अंक पर मेधा सूची तैयार करने का और जो अभ्यर्थी ट्रेंड था पहले उन्हें लेने का, उसके बाद 25 सीट पर अनट्रेंडों की बहाली करने का। इन अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली बिहार सरकार द्वारा 6 वर्ष में ट्रेंड करने की एनसीटी के द्वारा समझौता की गई थी, जो अब सब शिक्षक ट्रेंड हो चुके हैं। अब इस शिक्षक बहाली में वे सभी अभ्यर्थी सफल हो गए जिसे लालू प्रसाद ने रोका था, अर्थात संस्कृत शिक्षा बोर्ड, यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड वाले अभ्यर्थी। बिहार बोर्ड वाले अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में बहुत कम ही सफल हो पाए। इसके अलावा फर्जी सर्टिफिकेट वाले कुछ अभ्यर्थी भी सफल हो गए, जिसकी जांच चल रही है। अब इनमें किसका दोष है आप स्वयं जान सकते हैं। अब चलते हैं कुकुरमुत्ते की तरह फैले निजी विद्यालयों की तरफ, जिन्होंने सीबीएसई के बोर्ड के नाम पर मान्यता ले रखी है और कितने बिना मान्यता के भी हैं। सीबीएसई बोर्ड से बिहार बोर्ड की अपेक्षा ज़्यादा अंक प्राप्त होता है, क्योंकि परीक्षा और मार्किंग का ऐसा विधि है। आप भी जानते हैं कि नीट, आईआईटी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए 75% अंक का होना आवश्यक है, जिसमें बिहार बोर्ड के बच्चे मार खा जाते हैं। यही कारण है कि सीबीएसई के बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की तरफ अभिभावक रुझान करते हैं। आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड वाले निजी विद्यालयों को किसने खोल रखा है? नेता, मंत्री, विधायक, पूंजीपति, इन्हीं की सरकार है और इन्हीं के गलत नीतियों के कारण ही इनकी दुकान खूब फलती फूलती रहती है और सरकारी विद्यालयों को बदनामी के गत में झोंका जाता है। अच्छी पढ़ाई के नाम पर साधारण लोग भी ऊंची शिक्षा, ऊंची फीस देकर फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अंक प्राप्त होता है ताकि नीट, आईआईटी की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सके, जो बिहार बोर्ड से संभव नहीं हो पाता। हालांकि अब बिहार बोर्ड में भी परीक्षा का पैटर्न सीबीएसई के बोर्ड की तरह कर दिया गया है, जिस वजह से बिहार बोर्ड में भी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करने लगे हैं, जिससे निजी विद्यालयों पर धक्का लगने लगा है। यही कारण है कि निजी विद्यालयों की पढ़ाई का गुणगान खूब होता है, लेकिन इस सच्चाई का पता तब होता है जब पढ़ाई के नाम पर उन्हें घर पर ट्यूटर लगाना पड़ता है। आप जान सकते हैं कि इन सबके बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालय में भी होता है। जो विद्यालय नहीं आते हैं तो उनकी भी हाजिरी बनानी पड़ती है, क्योंकि उनके सरकारी सुविधाएं लेनी होती हैं, जैसे छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, नवोदय विद्यालय में नामांकन, सिमतुल्ला विद्यालय में नामांकन आदि आदि। यह सुविधा के लिए विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। आरटीई के तहत प्रधानाध्यापक को नामांकन लेना भी अनिवार्य है, नहीं तो उन पर विद्यालय शिक्षा समिति, शिक्षा पदाधिकारी का दबाव बढ़ जाएगा। यह भी मालूम होना चाहिए कि मध्याह्न भोजन के चावल और बच्चे की उपस्थिति संख्या पर भी आता है। अब ये बच्चे विद्यालय तो आते नहीं, इसलिए इन बच्चों के मध्याह्न भोजन के चावल और राशि बच जाता है, जिनका बंदरबाट शुरू हो जाता है, जो पदाधिकारियों तक जाता है, नहीं तो प्रधानाध्यापक की खैर नहीं। अब बारी आती है कि सरकारी विद्यालय में वास्तविक बच्चों के नामांकन और उसकी उपस्थिति की। इसमें लगभग 30% बच्चे गरीबी के कारण माता पिता के काम में हाथ बटाने में फंस जाते हैं, जिससे विद्यालय कभी कभार ही आ पाते हैं, जिससे ये पढ़ाई को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं और न ही टास्क होमवर्क को बना पाते हैं। लगभग 60% बच्चे ही प्रतिदिन विद्यालय में आ पाते हैं, जिनमें से 20% बच्चे ही होमवर्क पूरा कर पाते हैं तथा पढ़ाई को ठीक ढंग से समझ पाते हैं। शेष बच्चे पारिवारिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण टास्क बना नहीं पाते हैं और न ही पढ़ाई को ठीक ढंग से समझ पाते हैं। इसके कारण यह होता है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जब बच्चे का उम्र 6 वर्ष की है तो उसका नामांकन वर्ग 1 में, यदि 10 वर्ष की है तो वर्ग 4 में नामांकन लेना अनिवार्य है और उसे उस वर्ग के स्तर तक उसी सत्र में ज्ञान प्राप्त करा देना है। दूसरी तरफ यदि विद्यालय में कड़ाई का पालन भी की जाए तो अगले दिन से कमजोर विद्यार्थी विद्यालय आना भी बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा निजी विद्यालयों में नहीं होता है, बल्कि बच्चा किसी भी उम्र का हो, बच्चा और अभिभावक का टेस्ट लेकर उन्हें ज्ञान के स्तर वाले वर्ग में नामांकन होता है और उनका उम्र सुधार कर उस वर्ग के लायक कर दिया जाता है। चूँकि बच्चा घर पर टास्क बना ले और अभिभावक उसे बनवाने में मदद करे, इसलिए उनके अभिभावक का टेस्ट भी लिया जाता है। इसमें असक्षम अभिभावक के बच्चे को नामांकन से वंचित कर दिया जाता है ताकि विद्यालय का रेपुटेशन खराब ना हो। अभिभावक
भी कम चालाक नहीं है। सरकारी विद्यालय में मिलने वाली छात्रवृत्ति और पोशाक राशि को निजी विद्यालयों में देने के काम करने और देंगे भी क्यों नहीं। इसी नाजायज लाभ के लिए ही वो सरकारी विद्यालय में नामांकन करा रखा है। यह बात सही है कि सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक नहीं के बराबर हैं, साथ ही गणित विज्ञान के शिक्षक भी कम हैं और जो कम वेतन होने के कारण सरकारी विद्यालय में आना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक निजी विद्यालय के शिक्षकों को ज्ञान से कमज़ोर हैं। सरकारी शिक्षकों को बहुत छानबीन करके बहाल किया जाता है। इससे वंचित व्यक्ति ही निजी विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं। अब यदि शिक्षक पढ़ा ही नहीं तो यह उसका ठिठई ही कहा जाएगा। ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करे, दूसरी तरफ उसे किसी दूसरे काम में न लगाएं। इसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को निभाना पड़ेगा, तभी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। पहले तो 5वां और 7वां पास व्यक्ति ही शिक्षक थे जो पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाते थे और आज रिटायर भी हो गए हैं। सच कहा जाए तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है लगन और मेहनत की, कर्तव्यनिष्ठा की। सरकार अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के चक्कर में इन नियोजित शिक्षकों का समान वेतन के मांग पर राजनीति करने से पीछे नहीं हटते हैं। नियोजित शिक्षकों द्वारा राजकर्मी तथा समान कार्य समान वेतन की मांग की जाने पर वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जनता से राय मांगते हैं और जनता के बीच इन्हें अयोग्य साबित कर देते हैं। वाह रे नीतीश बाबू, क्या आप अयोग्य शिक्षक की बहाली करते हैं जिससे कि उन्हें चपरासी से भी कम वेतन देना पड़े? तो आपको किसने रोका है कि आप योग्य शिक्षक की बहाली ही न करें? क्या इन्हीं अयोग्य शिक्षकों से आप बिहार का भविष्य संवारना चाहते हैं? अपने ही द्वारा बहाल शिक्षकों की अपने ही शिकायत हद हो गई। बिहार की यह सोच और व्यवहार नियोजित शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है। यह नाइंसाफ़ी सिर्फ बिहार के साथ ही नहीं है बल्कि बिहार की जनता के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार यदि इतनी ही ईमानदार है तो अपना वेतन भी बढ़ाने के लिए जनता के बीच जाकर जनता की राय मांगती। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, यह शोभा नहीं देता। बिहार को बच्चे पढ़ लिख कर यदि उन्हें शिक्षक बनना ही भी होगा तो वे 100 बार सोचेंगे शिक्षक बनने कि नहीं बने। उनका मनोबल टूट चुका होता है और शोषण का शिकार बन जाता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के गिरते स्तर के लिए सरकार की नीति, नियम और व्यवहार दोषी है। सरकार को अपनी नीति और सोच बदलनी पड़ेगी। सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के विषय के शिक्षक मिले, इसके लिए जरूरत है कि शिक्षकों की राजकर्मी का दर्जा देते हुए एक सम्मानजनक वेतन देने की, ताकि गुणवत्तापूर्ण मेधावी शिक्षकों की रुझान सरकारी विद्यालयों की तरफ हो सके। इसके अलावे जरूरत है ईमानदारी पूर्वक स्कूल में जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरीक्षण की, न कि सिर्फ कागजी निरीक्षण की। होता क्या है कि जो पदाधिकारी जाते हैं तो वे सिर्फ कागजी निरीक्षण करके अपना कोरम पूरा करते हैं और MDA में कमीशन मिल जाने पर वे सारे पाप धुल जाते हैं। इसमें खराब प्रदर्शन के लिए पदाधिकारियों की अधिक जवाबदेही हो। अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को वर्ष के अंत में हर वर्ष प्रोत्साहित करने की और कामचोर शिक्षकों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही पूरे भारत में समान स्कूल प्रणाली लागू हो और सबकी परीक्षा का प्रश्न पत्र वर्गावार एक ही हो और उसके मूल्यांकन का तरीका भी एक जैसा ही हो, ताकि किसी भी पद पर जाने के लिए सबको समान अवसर मिले। तभी जाकर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, अन्यथा गरीबों के साथ अन्याय ही होगा। बिहार समेत हमारे देश का शिक्षा स्तर भी अन्य देशों में गिरता चला जाएगा, जो हमारे देश के पीछेपन का कारण बनेगा। साथ ही शिक्षकों को पढ़ाने के अलावे किसी अन्य काम में भी न लगाई जाए। मध्याह्न भोजन की जिम्मेवारी शिक्षक से हटाकर किसी दूसरे के हाथों में सौंपी जाए, तब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की भी तरक्की होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।